नमस्ते शिक्षार्थी, कैसे आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का उच्च उड़ान के इस यूट्यूब पे। जैसा कि हम लोग सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं, एक बहुत बढ़िया मुहिम स्टार्ट किया गया है जिसमें आप वर्दी सीरीज़ देख रहे हैं दरोगा के लिए, और बिहार पुलिस की भी जो सीरीज़ है वो चलाई जा रही है। टेस्ट जो है वो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराई जा रही है, साथ ही साथ ऑनलाइन मोड में भी बच्चों के साथ जुड़ने का कोशिश किया जाता है और जुड़ते भी हम लोग हैं। तो आज जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं वो बिहार पुलिस का सेट नंबर 19 है, जिसको हम लोग आज देखेंगे। सेट नंबर 19 में क्या क्या सवाल पूछा है अभी तक, और सेट नंबर 19 हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण हो जाता है, उसी से संबंधित आपके लिए सवाल यहाँ पर लाया गया। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं क्वेश्चन को क्या है हमारा क्वेश्चन आज का, और क्या इसका आंसर होगा, कैसे आंसर होगा, इसको हम लोग एक एक करके जानने का कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने ये रहा, जो कि टेस्ट कंडक्ट करवाया गया है। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में रक्षा खेल जो है रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये जो नियुक्त किया गया, ये विश्वजीत सहाय को जो है यह नियुक्त किया गया है 1 नवंबर 2025 से, जो है 1 नवंबर 2025 से जो है इनकी नियुक्ति की गई है। और इनके बारे में एक और बात जान लीजिए कि एक आईएएस जो है अधिकारी के तौर पे रह चुके हैं। साथ ही साथ एक और बात, इससे पहले जो थे वो राजकुमार अरोड़ा थे, इससे पहले वो रह चुके थे। अब सवाल आता है कि ये जो रक्षा लेखा महानियंत्रक होता है इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है कि जो डिफेंस हमारा डिपार्टमेंट है, जिसमें नौसेना, वायुसेना, आर्मी, ये सब जो देखते हैं आप, इन सारे सेना का वेतन, इसका भत्ता या उसका वित्तीय विभाग का जितना भी मामला होता है वो यही देखता है। कौन? रक्षा लेखा महानियंत्रक। ठीक है। फिर अगला पॉइंट है आपका कि हाल ही में जो है किस भारतीय योजना ने 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बहुत एक फेमस क्वेश्चन आपका बन जाता है कि कौन सा भारतीय। तो ये हो जाएगा आपको स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान जो है यह गिनीज रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें कहा जाता है कि सबसे अधिक जो है रिकॉर्ड बनाने में, गिनीज रिकॉर्ड बनाने में इसका शामिल हो चुका है। 17 सितंबर 2025 को जो है यह एक तरह से कह सकते हैं रिकॉर्ड में शामिल किया गया। और इसका जो कह सकते हैं ये जो जारी है, यह किसके द्वारा, ये जो योजना जारी किया गया है ये कब? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान 17 सितंबर 2025 को। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय प्लस स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय अन्नपूर्णा देवी, याद रखिएगा ये किनके हाथ में? तो अन्नपूर्णा देवी। और उधर जो है आपको क्या नाम है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो है मनसुख मंडाविया। इन दोनों के सहयोग से जो है ये स्वस्थ नारी, ये इसलिए किया गया ताकि महिलाओं के लिए, किशोरियों के लिए, बच्चियों के लिए जो है उसकी स्वास्थ्य सुविधाओं को देख करके जो है इसके बारे में बताया जा सके। साथ ही साथ इसका आप ये भी समझ सकते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है कि महिलाओं का जो भारत में स्थिति खराब है उसको ध्यान में रख करके ये किया गया। 3 नवंबर 2025 में फीडे शतरंज विश्व कप का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? तो फीडे जो शतरंज होता है ये भारत में कराया जाता है, और ये कहा जाता है कि शतरंज है ये विश्व कप ट्रॉफी है, ये जो है इसका जो नाम है वो विश्वनाथ आनंद के नाम से रख दिया गया। याद रखिएगा, ये बहुत भारत के लेजेंड प्लेयर में से एक हैं, लेजेंड प्लेयर हैं। नवंबर में जो है ये नाम जो है वह बदला गया अभी हाल ही में, और अभी जो है विश्व कप चल भी रहा है। तो नवंबर से लेकर के मतलब 30 अक्टूबर से लेकर के 27 नवंबर तक जो है यह गेम चलने वाला है चेस का, और उनके नाम से, विश्वनाथ आनंद के नाम से ये जो फीडे शतरंज उसका नाम रख दिया गया है। और ये किसने किया है? तो खेल मंत्री मनसुख मंडाविया। और गोवा में चूंकि ये कराया जा रहा है तो गोवा के जो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है उन दोनों के जो है सहयोग से ये किया गया है। निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन है आपको कि नवंबर 2025 में चैट जीपीटी एकीकृत डिजिटल भुगतान वैलेट कौन सा बना। यानी चैट जीपीटी जो है अब ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी आ गया। यानी कहने का मतलब ये कि अब ये पेमेंट बैंकिंग में भी आ चुका है। ये पेपल के साथ जो है इसने समझौता किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? पेपल हो जाएगा। पेपल के साथ इसने क्या किया? समझौता किया है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय एजेंसी एनआईए के महानिदेशक वर्तमान में है? तो ये जो है आपको सदानंद वसंते दाते जो है ये जो है आपके एनआईए के जो राष्ट्रीय जो एजेंसी है उसके महानिदेशक वर्तमान में इन्हें बनाया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट, और कब बनाया गया? 31 जो है मार्च को बनाया गया था। निम्नलिखित में बिहार के, एक मिनट, बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुपूरक बजट जो है, सवाल जरा सुनिएगा, बहुत बढ़िया सवाल पूछा गया कि विजेंद्र सिंह ने जो अनुपूरक बजट पेश किया है ना, वो अनुपूरक बजट जो है उसमें से पूछा जा रहा है कि कौन कौन सा बजट जो है वह अनुपूरक बजट में 21,000 जो है बजट वह प्रावधान जो किया गया वो किसके लिए किया गया। तो ये जो 21,000 प्रावधान का बजट का जो ये किया गया, ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए। याद रखिएगा, अभी बिहार सरकार के द्वारा क्या किया गया कि एक जो बजट तैयार किया गया। अनुपूरक बजट का मतलब होता है, जैसे आपको पता होगा कि फरवरी मार्च में बजट पेश कर दिया गया, अब नई सरकार बनी तो कुछ और चीज़ों को क्या कर दिया गया? ऐड कर दिया गया बजट में, और कुछ चीज़ों को सरकार नई गठित हुई तो उसने क्या किया? ऐड किया। अनुपूरक हम लोग वही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिलाकर के बजट जो इस बार पेश हुआ है, मतलब इस बार जो पेश हुआ 91,717 जो है करोड़ रुपया, 717 करोड़ रुपये का जो है वह बजट जो है वह पेश किया गया है।
जो अलग अलग मतलब क्या कह सकते हैं सेक्टरों में पेश किया गया। जैसे एग्जांपल आपको हम बताएं तो इसमें से 21,000 जो है वो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत, जिसमें महिलाओं को रोजगार के लिए जो है यह बजट किया गया। उसके अलावा पेंशन के लिए, वृद्धा पेंशन जो है उसके लिए चलेंगे तो लगभग 1885 करोड़ के आसपास जो है वहाँ से किया गया। इसके अलावा चलेंगे तो पेंशन के बाद पथ निर्माण के लिए जो है लगभग 800 करोड़ के आसपास, 860-61 करोड़ के आसपास जो है पथ निर्माण के लिए दिया गया। ऐसे शिक्षा विभाग के लिए 800 करोड़ के आसपास दिया गया। तो कुल मिलाकर के ऐसे कई बजट को साथ रख करके जो है कुल 91,717 करोड़ का बजट क्या किया गया, तैयार किया गया। उनमें से ये पूछा गया कि जो हमारे वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद सिंह बने, पता होना चाहिए, तो उन्होंने जो अभी किया है 21,000 का, वो महिला मुख्यमंत्री रोजगार योजना के लिए किया। कुल बजट कितना का तैयार हुआ, तो 91,717 करोड़ का। विश्व ओजोन दिवस 2025 कब मनाया गया, तो ये विश्व ओजोन दिवस जो है हर 16 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, याद रखिएगा 1987 में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ 16 सितंबर 1987 को, उसी के बाद से हर साल क्या किया जाता है कि ओजोन दिवस मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि ओजोन जो है एक लेयर होता है जो कहीं ना कहीं संताप मंडल में पाया जाता है, और वह आने वाले यूवी रेज को क्या करता है, रोकता है, जिससे हमारे पृथ्वी पर जीवन जो है वो आसान हो पाता है। तो ये ओजोन विश्व दिवस कब, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के बाद हर 16 सितंबर को मनाया जाता है। 5वां राजभाषा सम्मेलन 2025 कब कराया गया, तो 5वां जो राजभाषा सम्मेलन हुआ, ये पूछ रहा है कब कराया गया, यही पूछ रहा है। तो 14 से लेकर के 15 सितंबर 2022 तक जो है गुजरात के गांधीनगर में, याद कर लीजिए इसको, गुजरात के कहाँ पे, गांधीनगर में जो है, गांधीनगर में ये आयोजन कराया गया। और इससे पहले 2022 में जो है पहला 22, 23, 24, 25 कह सकते हैं कि, और 26 में, मतलब उसको लेकर के 5वां जो है यह राजभाषा सम्मेलन जो है गुजरात में। पहला जो कराया गया था 2022 में, वो यूपी के बनारस में जो है वो पहला कराया गया था। इसका उद्देश्य ये है कि जो हिंदी भाषा है और अन्य भाषा है उसके साथ सामंजस्य बैठाने के लिए, बेहतर एक कोऑर्डिनेशन के लिए जो है यह कराया गया। जापान ओपन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता है, तो ये जो खिताब जीते हैं ये अन एंग यांग जो है ये इन्होंने जीता है, और ये जो है वहाँ की प्लेयर, दक्षिण कोरिया की प्लेयर है, और इसने वांगची यू को क्या किया, इसने हराया है। इसको हरा करके ये खिताब क्या किया, अपने नाम किया। हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गंदा शहर कौन रहा, तो सबसे गंदा शहर जो है ये मदुरई रहा। यानी 10 लाख से अधिक आबादी, अलग अलग लाख में जनसंख्या के आधार पर कोटा बनाया गया, तो 10 लाख से अधिक आबादी वाला ये शहर सभी है, और इसमें से जो है एक रैंक जारी किया कि जिसमें मदुरई जो है यह सबसे गंदा रहा। और ये जो जारी किया गया यह कौन मंत्रालय के द्वारा, तो जो आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय है, जो पता होना चाहिए आपको, मनोहर लाल खट्टर जो हैं उनके द्वारा जो है यह जारी किया जाता है। और ये जो जारी किया गया है इसमें ये बताया गया कि पॉइंट दिया जाता है, सभी राज्य जितने भी होते हैं सबको क्या होता है, पॉइंट मिलता है, और उसी पॉइंट के आधार पर जो है वह इसको जारी किया जाता है। तो इसमें से जो है नंबर जो सबसे ज़्यादा खराब रहा वो किसका रहा, मदुरई का रहा। तो मदुरई सबसे लास्ट हो जाता है जो कि तमिलनाडु में है। उसके बाद फिर लुधियाना का रहा, जो कि लुधियाना पंजाब का क्षेत्र हो गया, फिर चेन्नई, इस तरह से कह सकते हैं कि नाम आता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंग्लिश का क्वेश्चन है, डैश फ्रेंच इज द इजीएस्ट लैंग्वेज टू टीम। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कहा जाता है कि आपका नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, यहाँ पहला में कोई आर्टिकल नहीं, एन ईजी लैंग्वेज हो जाएगा, यानी फ्रेंच इज एन ईजी लैंग्वेज टू लर्न, यानी कि यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं होगा, यहाँ पर एन हो जाएगा। यू नीड अ लॉट ऑफ स्टडिंग ऑफ कंसंट्रेट व्हेन यू आर, मतलब आपको पूछा है कि स्टडी में क्या करना चाहिए, ज़्यादा कंसंट्रेशन बनाना चाहिए। तो यू नीड अ लॉट्स ऑफ स्टडी कंसंट्रेशन, आपको कंसंट्रेट को कंसंट्रेशन के तौर पे आपको यहाँ रखना होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन हो जाएगा। वहीं 13 नंबर पे चलेंगे, व्हेन इवनिंग कम्स, है ना, ये क्या हो जाएगा, व्हेन इवनिंग कम्स, जब इवनिंग आती है तो क्या होगा, इट गेट्स डार्क, मतलब अंधेरा हो जाता है। गांधी जी डैश एडवाइस टू नेहरू टू पटेल, गांधी जी यूज टू एडवाइस, यानी गांधी जी क्या करते थे, सलाह देते रहते थे, तो यूज टू एडवाइस नेहरू एंड पटेल्स, तो यहाँ यूज टू का इस्तेमाल हो जाएगा। ट्रीज प्रोवाइडेड ऑक्सीजन, इसको टर्म को कन्वर्ट करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट करिएगा, तो ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय ट्री, ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय ट्री, यानी कि ए हो जाएगा, कन्वर्ट करने हैं वॉइस को। सिनोनिम्स ऑफ द वर्च्यू, वर्च्यू का जो है सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, गॉडेस, फिर उसके बाद फर्टिलिटी, फिर उसके बाद सिम्पैथी, और फिर उसके बाद क्या है आपका रिस्पेक्ट, तो ये गॉडेस हो जाएगा। वर्च्यू का मतलब गॉडेश, यानी भगवान का एक तरह से रूप का बात कर रहा है। जुडिशियस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब इन अनइक्वल, इम्प्रूवमेंट, अनलॉफुल, इम्प्योर, तो इसका क्या हो जाएगा, इनडिस्क्रिमिनेट, कहाँ पे गया, इनडिस्क्रिट्स हो जाएगा, यानी आंसर इसका ये हो जाएगा।
उत्तरी मैदान का वह बड़ा भाग जो पुराने जलोढ़ से बना है, देखिए जलोढ़ मिट्टी पता होगा कि जो मैदान से आती है चट्टाने तोड़ करके उसके आधार पर ये बनता है। तो सबसे जो ऊपर होता है भावर होता है, फिर तराई होता है, फिर बांगर होता है, फिर खादर होता है। सबसे जो नई होती है वो खादर होती है। और चूंकि जलोढ़ का बात किया तो जलोढ़ की जो सबसे पुरानी मिट्टी होती है वो क्या होता है, बांगर हो जाता है। बांगर को पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, है ना, पुरानी मिट्टी कहते हैं इसको, पुरानी कहते हैं इसको, याद रखिएगा। ओल्ड एलुवियल सॉइल के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, जबकि इसको न्यू एलुवियल सॉइल के नाम से जानते हैं। ये कम फर्टाइल होता है, ये फर्टाइल ज़्यादा होता है। बाढ़ वगैरह आने पे खादर का निर्माण होता है। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन का कोयला है, प्रमुख संसाधन स्थित है कहाँ पे, तो गोंडवाना कोयला जो है आपको पता होगा कि भारत के जो खास करके झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वाला एरिया देखते हैं, वहाँ पर जो कोयला मिलता है वो गोंडवाना एज का कोयला है। इसलिए उसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा कौन सा, तो आंसर हो जाएगा आपको ये दामोदर घाटी हो जाएगा। डैश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाने वाली एक गहरी लाल मिट्टी है जो अक्सर माफिक आग्रने आधार का विकसित होता है। तो ये लेटेराइट मिट्टी जो होती है, याद रखिएगा, लेटेराइट मिट्टी प्लस चट्टान दोनों जो होता है वह कहा जाता है कि क्या बोलिएगा कि दोनों के दोनों जो होते हैं यह एक चट्टान या फिर मिट्टी फॉर्म में दोनों होता है। और यह लोहा और एल्युमिनियम के कॉम्बिनेशन से बना होता है, इसलिए इसका कलर जो देखेंगे वो आपको अक्सर लाल रंग को देखने को मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिमी मानसून के अरब सागर की वृष्टि छाया क्षेत्र, यानी इसको वृष्टि छाया क्षेत्र या रेन शैडो एरिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो तमिलनाडु हो जाएगा। क्योंकि अगर आप जब अरब सागर से देखेंगे तो इधर से जब आती है तो इधर आपको गोवा हो ही जाता है, केरला हो ही जाता है, कर्नाटक हो ही जाता है, महाराष्ट्र हो जाता है, गुजरात हो जाता है, तो तमिलनाडु इस पार है ना, तमिलनाडु इस साइड है, इस वजह से वृष्टि छाया के क्षेत्र में आ जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। फिर उसके बाद दिल्ली और अमृतसर के बीच ऐतिहासिक जो शेरशाह सूरी रोड है, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं जानते हैं, उस राजमार्ग संख्या को NH1 के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि बाद में पता होगा कि आपको NH2, उसी को जो है दिल्ली से कोलकाता को जोड़ दिया गया, फिर वो अमृतसर, फिर अमृतसर से होते हुए श्रीनगर, जम्मू कश्मीर तक वो रास्ता को पहुंचाया गया, जो कि काफ़ी फेमस रोड माना जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड या GT रोड के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। अगर वहीं इसकी लंबाई का कुल बात करेंगे तो 534 किलोमीटर की इसकी कुल क्या है, लंबाई है। असम की जलवायु को आप कैसे बांटेंगे, तो भैया असम की जलवायु जो है वह उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है, क्योंकि वर्षा वगैरह का क्षेत्र हो जाता है, इसलिए उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षावन के नाम से हम लोग या वर्षा जलवायु के नाम से जानते हैं। किस प्रकार की जो शैलें हैं, भिन्न प्रकार की मोटी परतों में अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार का, तो जितना दबाव टूट टूट करके बनते जाएगा, जितना वो बनते जाएगा उतना ज़्यादा क्या होगा, मिट्टी ये रॉक्स का चट्टान का निर्माण होगा। और अवसादित चट्टान जो होते हैं वो टूट टूट करके निर्माण होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अवसादित शैल, यानी कि B हो जाएगा। जन्मदर जनसंख्या पिरामिड का आधार पर, देखिए जो जन्मदर जनसंख्या, यहाँ उच्च एक खास करके आपको बात कर रहा है, तो जब उच्च जन्मदर हो गया, जन्मदर होगा तो कुछ इस टाइप से पिरामिड बनता है। तो जन्मदर जो होता है ना वो खास करके विस्तृत ही हो जाता है, उच्च और विस्तृत रूप में देखने को मिल जाता है। वहीं ऊंचाई पर जाएंगे तो यह संकीर्ण हो जाती है, यानी कम हो जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया, निम्नलिखित अधिनियम में किस संशोधन के अंतर्गत शैक्षिक संस्थानों में OBC SC, है ना, OBC SC ये सब चीज़ों से रिलेटेड आपको पूछ रहा है कि तो 95वां संविधान संशोधन हुआ, याद रखिएगा 95वां संविधान संशोधन हुआ। उसी 95वें संविधान संशोधन के तहत जो है ये क्या किया गया, आपको ये देखने को मिलता है क्या कि OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का अधिकार, यानी अनुच्छेद 14 जो है कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, जो कि US से और ये UK से जो है वो लिया गया है, तो ये अनुच्छेद 14 जो कि समानता के अधिकार से संबंधित का बात करता है। राज्य विधानमंडल, वहीं अगर 16, 17, 18 सब समानता का ही बात करता है, याद रख लीजिएगा। राज्य विधानमंडल में सदन के सदस्य होते हुए कोई व्यक्ति, हाँ देखिए राज्य विधानमंडल हो या संसद का पार्ट हो तो कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है इवन की, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर जो है कहीं ना कहीं सदस्यता लेना बनेगा, नहीं है तो वह 6 महीने के बाद हट जाएगा, तो इसका आंसर 6 महीना हो जाएगा। राज्य की विधानसभा के समक्ष प्रतिवर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण कौन प्रस्तुत करता है, तो यह राज्यपाल करता है, क्योंकि वित्त मंत्री इसका प्रस्तुत करता है और राज्यपाल जो होता है वह वित्तीय विवरण के सामने, मतलब वार्षिक विवरण कौन प्रस्तुत करवाएगा, तो यह राज्यपाल जो है वह प्रस्तुत करवाता है और वित्त मंत्री जो होता है इसका प्रस्तुत करता है और वही बजट बनाता भी है, जिसको आप बजट के नाम से भी जानते हैं। कानून का शासन जो है, यह अवधारणा 1000 बार आपसे सवाल पूछा जा चुका है और कई बार अभी भी पूछने की संभावना है। तो A.V. डाइसी जो है, जो कि कहा जाता है कहाँ पे, तो यह इंग्लैंड के रहे हैं और इन्होंने अपने एक बुक लिखा है द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें इन्होंने लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, संविधान के ऊपर, कानून के ऊपर कोई नहीं है। उन्होंने ये बात बताने का कोशिश किया। 1885 में उन्होंने अपनी बुक लिखी थी, 1885 में द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसी में इन्होंने ये कानून के शासन का जिक्र किया है। तो आई होप आपका जो क्वेश्चन यहाँ तक था उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी यहाँ से जो है आपको संभवतः जो है ना,
हाँ ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपको इसमें दे दिया है, ये भी आपको आर्टिकल से रिलेटेड है, थोड़ा करा देते हैं। भारतीय संविधान के भाग 6 पूछ रहा है, भाग 6 कि 224 से लेकर के 231 तक किसके बारे में जिक्र किया गया है। तो ये उच्च न्यायालय के बारे में आपको जिक्र हो जाएगा, इसलिए क्योंकि बाकी जितने भी हैं वो सब उसके न्यायालय के अधीनस्थ वाले में बात कर देता है, इसलिए इसका उच्च न्यायालय कर सकते हैं। आई होप आपका आंसर क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद। नमस्कार, ऊंची उड़ान के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को देख लिया है। अब आगे के जो कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो हिस्ट्री से मिलेंगे और अर्थशास्त्र से मिलेंगे और हिंदी से मिलेंगे, और जिसके साथ मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और बाकी के आगे के प्रश्न को मैं आपके साथ डील करूँगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं कि संभवतः मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो मेहरगढ़ में कैसे आखिरकार कपास की खेती होती थी? मेहरगढ़ बता दें, बलूचिस्तान पाकिस्तान का स्थल है, और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि बहुत लंबे पहले समय से, पाषाण काल के समय से ही, जब नव पाषाण काल का युग हो रहा था, जब कृषि प्रारंभिक चरण में था, शरण में था, तभी टाइम से ही यहाँ पर खेती की हमें साक्ष्य देखने को मिलती हैं। और लगभग आज से लगभग 7,000 साल पहले हमें कपास की खेती का वर्णन, हमें कपास की खेती का साक्ष्य मेहरगढ़ से देखने को मिलता है। ठीक है, तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान के का स्थल है। ठीक है, पाकिस्तान बलूचिस्तान का स्थल है, और लगभग 7,000 साल पहले हमें देखने को मिलता है कि वहाँ कपास की खेती होती थी। और ये समय कब का है? ये समय है नव पाषाण काल का। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये समय है नव पाषाण काल का। ठीक है, नव पाषाण काल का। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा स्तूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बता दे, स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है और सबसे बड़ा पूछा जा रहा है, तो 104 फीट है भैया। ठीक है, 104 फीट है। पश्चिमी चंपारण में स्थित है, याद रखिएगा, पश्चिमी चंपारण में, चंपारण में स्थित है, चंपारण में स्थित है, पश्चिमी चंपारण में। नाम क्या है उसका? उसका नाम है केसरिया स्तूप। ठीक है, तो केसरिया स्तूप कहाँ पर है? केसरिया स्तूप है पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में कितना फीट है? तो 104 फीट है, और वो सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है पूरे भारत का, कि वो स्तूप में सबसे बड़ा स्तूप है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, केसरिया स्तूप उसका राइट आंसर होगा। डेमोकस जो एक राजदूत था, बता दे, यूनान राजपूत डेमोकस जो है वो यहाँ पर आया था, सीरिया के राजा ने उनको भेजा था। ठीक है, सीरिया के राजा ने भेजा था डेमोकस जो राजदूत था। वो मौर्य राजा किनकी शासनकाल में भारत आया था? याद करिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य काल के शासनकाल में मेगास्थनीज आया था। और हमें क्या देखने को मिलता है? इसके ये बिंदुसार के शासनकाल में आएगा। ठीक है, डेमोकस जो है सीरिया का राजदूत है, जो बिंदुसार के शासनकाल में आता है। और याद रखना है, मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज वो किसके शासनकाल में आया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया है। ठीक है, तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, और वहीं बिंदुसार की अगर बात की जाए तो डेमोकस हमें देखने को मिलते हैं, जो सीरिया के राजा के द्वारा भेजा गया राजदूत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन उरैयूर के चोलों में प्राचीन मुखिया परिवार से संबंधित था, जिसने 9वीं सदी के मध्य में मट्टियार को हराकर कावेरी डेल्टा पर कब्जा जमाया? बता दें कि ये बस कब्जा ही नहीं जमाया है, बल्कि यहाँ पर एक शहर भी बना है। ठीक है, एक शहर भी बना है, उस शहर का नाम है तंजौर। ठीक है, तंजावर, ठीक है, तंजावर, ठीक है, सॉरी तंजौर बोल दिए, तंजावर। ठीक है, तंजावर या तंजौर जो कहते हैं। ठीक है, तंजावर, तंजौर, ये एक शहर भी बना रहे हैं, तंजौर। और ये कोई और नहीं, ये हमारे विजालिया हैं। ठीक है, विजालिया, इन्हीं के द्वारा तंजौर शहर की स्थापना की जा रही है। इसी के बाद जब ये इनको हराते हैं, ठीक है, कावेरी तट के पास, तभी टाइम इन्होंने तंजौर शहर की स्थापना भी की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विजालिया इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कंद्रिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में किस वंश के द्वारा कराया गया था? तो ये चंडेल वंश के द्वारा कराया गया था, ध्यान रखना है। ठीक है, कब बना कब है ये मंदिर? तो ये मंदिर 999 ईस्वी में बना है, ये भी पहला प्रश्न है। दूसरा, नाम क्या है मंदिर का? तो कंद्रिया महादेव मंदिर का नाम है। और किनके द्वारा बना है? तो चंदेल राजवंश के द्वारा बना है। तो ध्यान रखना है, 3 प्रश्न यहाँ पे बन रहे हैं कि कब बना है आखिरकार कंद्रिया मंदिर? तो 999 में। किनके द्वारा बना है? चंदेल। चंदेल के द्वारा वो कौन सी मंदिर है जो 999 में निर्मित की गई है? तो कंद्रिया महादेव मंदिर है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ आपको अपने कॉपी में उतारना है। एक क्वेश्चन में आपको 3 सवाल साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किनके द्वारा कृतिगत किया गया था? तो 5वीं शताब्दी में
नृत्य का बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। एक युग आ रहा था और इस समय में शूद्रक भरत हुआ करते थे, सॉरी शूद्रक बोल दिए, भरत हुआ करते थे। और भरत ने ही इस जो डांस है, शास्त्रीय नृत्य है, उसको बहुत आगे बढ़ाने में कार्य किया है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? उसका राइट आंसर होगा भरत। ठीक है, उसका राइट आंसर होगा भरत। अब इधर आते हैं, दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था? दिल्ली में अपने परिवार के लिए, अपने सुरक्षा के लिए उनके द्वारा 1533 ईस्वी में हुमायूं के द्वारा दीन पनाह मंदिर की निर्माण करी गई थी। और याद रखिए शासनकाल हुमायूं का 1530 से 40 और फिर 1555। क्यों हो रहा है 56? क्यों हो रहा है? क्योंकि बीच में उनको भागना पड़ा है ईरान, क्योंकि इनके यहाँ पे शत्रु हो चुके हैं और इसी के कारण से अपने परिवार को सेफ रख पाएँ, इसी कारण से पूरे राजवंश को बचाने के लिए उनके द्वारा एक शहर बनाया जा रहा है जिसका नाम है दीनपना। ठीक है, जिसका नाम है दीनपना। कब बनाया गया है? तो 1533 ईस्वी में। ये भी बात को आपको याद रखना है। ठीक है, 1533 ईस्वी में। तुकारवी का युद्ध जिसमें अकबर ने बंगाल और बिहार के सल्तनत को हराया था, ये कब लड़ा गया था? तो बता दें, बंगाल और बिहार में दाऊद खां थे। ठीक है, बंगाल और बिहार से जो पूरी कमान को संभाले थे वो दाऊद खां थे, दाऊद खां। और उन्हीं को हराए थे कौन? तो हमारे तुराकोई का युद्ध हुआ था अकबर के साथ। तो अकबर बनाम बंगाल और बिहार के शासक जिनका नाम है दाऊद खां, और ये लड़ाई 1575 में लड़ी जाती है। तो ध्यान रखना है टुकाराई का युद्ध क्या है। ये युद्ध अकबर और बिहार और बंगाल के शासक जिनका नाम है दाऊद खां, उन दोनों के बीच में लड़ाई गई लड़ाई है जो मार्च 1575 में हुआ था। ठीक है, जो मार्च 1575 में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है, मार्च 1575। यहाँ मार्च भी रहता तो कोई बात नहीं है, मार्च 1575। 23 मार्च को हालांकि ये लड़ाई हुई थी। अनंगपाल किस राजवंश के शासक हैं? तो ये जो हैं राजपूत राजवंश के शासक हैं। और राजपूत राजवंश बता दें वहाँ पे आपको 7 से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच में हमें देखने को मिलता है। 7 से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच में राजपूत राजवंश का बहुत ज़्यादा बोलबाल है। तो अगर पूछा जाए अनंगपाल किनसे संबंधित है, तो वो जो है राजपूत राजवंश से संबंधित हमें देखने को मिलते हैं। आते हैं उसके बाद वाले सवाल पे। जिस वायसराय ने ऐतिहासिक स्मारकों को जीर्णोद्धार करवाने का कार्य किया और संरक्षण में गहरी दिलचस्पी दिखाई, वो कौन थे? वो कोई और नहीं, वो हमारे लॉर्ड कर्जन थे। 1904 में इन्होंने इससे में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई है। ठीक, जीर्णोद्धार और संरक्षण में। ठीक, तो इसलिए याद रखना है इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा लॉर्ड कर्जन होगा, जिनके ही शासनकाल में हमें बंगाल का विभाजन भी देखने को मिलता है। 1883 में निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को न्यायालयों में यूरोप लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए अनुमति दी थी? तो बता दें ये जो अनुमति दी गई थी ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में दी गई है, इसलिए लिख लीजिए रिपन। रिपन पहले आप लिख लीजिए। रिपन क्यों बोल रहे हैं? कि रिपन के ही शासनकाल में, वायसराय थे रिपन, उन्हीं के शासनकाल में ये मिला था इनको अधिकार कि आप चाहे तो भेदभाव के आधार पर ये ऐसी कोई ये नहीं है कि आप में कोई भेदभाव की भावना रहे, आप चाहे तो अंग्रेजों के खिलाफ भी मुकदमा चला सकते हैं। न्यायालय सबके लिए खुला हुआ है और ये अधिकार हमें 1883 में इल्बर्ट बिल के तहत मिला है, ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इल्बर्ट बिल। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा इल्बर्ट बिल। 1883 में आया था, जिसमें न्यायालयों में सब कोई को एक अधिकार मिला है जिसके तहत वो किसी के भी मुकदमा चला सकते हैं। ठीक है, तो इल्बर्ट बिल उसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1835 के अंग्रेजों के शिक्षा अधिनियम पर परिणाम स्वरूप माध्यम बनाया गया, मतलब किसने 1835 के अधिनियम के तहत भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बहुत ज़्यादा ये किया गया और उच्च शिक्षा के भी ऊपर बात की गई थी। ठीक है, तो अंग्रेजी और उच्च शिक्षा, जिसको मैकाले कम्युनिट भी कहते हैं, मैकाले कम्युनिट भी कहते हैं, मैकाले कम्युनिट, हाँ, जिसमें अंग्रेजी और उच्च शिक्षा के ऊपर बात की गई थी, जहाँ बोला गया था कि अब संस्कृत में पढ़ाई नहीं बल्कि अंग्रेजी में पढ़ाई होगी। तो अंग्रेजी और उच्च कहाँ पर है? स्थानीय भाषा में नहीं भैया, अंग्रेजी प्राथमिक नहीं, उच्च। स्थानीय भाषा तो एकदम नहीं होगा, तो अंग्रेजी और उच्च शिक्षा के ऊपर बात की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। मैकाले कम्युनिटी भी कहकर इसको पुकारते हैं। 1835 अरबी, फारसी और इस्लामी कानूनों का अध्ययन करने के लिए बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में मदरसा कब खोला गया था? तो ये कलकत्ता में मदरसा 1781 ईस्वी में खोला गया था, बता दें। ठीक है, अरबी, फारसी और इस्लामी कानूनों का अध्ययन करने के लिए कलकत्ता में मदरसा 1781 ईस्वी में खोला गया था। एनी बेसेंट 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी, जहां हिंदू धर्म और पश्चिमी वैज्ञानिक विषय
मतलब वेस्टर्न साइंटिफिक सब्जेक्ट दोनों पढ़ाए जाते थे। यही आगे चल करके 1916 में BHU बना, जिसमें महात्मा गांधी जाकर के भाषण दे रहे हैं। 1898 में यही एनी बेसेंट के द्वारा खोला गया है, जहाँ पे दोनों पश्चिमी वैज्ञानिक विषय और हिंदू धर्म दोनों को साथ में बैठ के पढ़ाया जाएगा। यही आगे जाकर के 1916 में BHU बनता है। ये कहाँ पर खुला है? तो ये तो बनारस में खुला है, ये बात को ध्यान में रखना है, ठीक है, बनारस में खुला है यही एनी बेसेंट का स्कूल, ठीक है, जो आज के नाम पे हम लोग BHU के नाम पे जानते हैं, ठीक है, इसी को आज हम लोग BHU के नाम पे जानते हैं। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बनारस होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 26 से 31 तारीख को हुआ था, बता दें 26 से 31 मार्च, ठीक है, 26 से 31 मार्च। कराची अधिवेशन में निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा दिखना चाहिए, इस पर विचार किया गया था। तो 26 से 31 मार्च 1931 को ये बात फाइनल किया गया था, यही था हमारा कराची अधिवेशन, ठीक है। तो ध्यान रखना है 26 से 31 मार्च 1931 को ये डिसाइड किया गया था कराची अधिवेशन में कि हमारे स्वतंत्र भारत का कैसा होगा आखिरकार संविधान, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ों को भी। धर्म सभा के संस्थापक कौन है? तो धर्म सभा बना है 1829 ईस्वी में, प्लीज़ ये भी कॉपी में लिख लीजिएगा, 1829 ईस्वी में। और किनके द्वारा बना है? तो ये बना है राधाकांत देव के द्वारा, ठीक है, राधाकांत देव के द्वारा। तो धर्म सभा के जो संस्थापक हैं वो राधाकांत देव हैं और उन्होंने ये 1829 ईस्वी में इसको बनाने का कार्य किया है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, जिसे मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना कब हुई है? हम लोग बार बार बात भी किए हैं, 1905 बंगाल का विभाजन और उसके बाद 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना और 1919 मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया था, ठीक है, पृथक निर्वाचन मुस्लिमों को दिया गया था, पृथक निर्वाचन दिया गया था मुस्लिमों को 1919 में। ये भी कॉपी में लिख लीजिएगा, कल दिन अगर एग्जाम में पूछ लेता है कि पृथक निर्वाचन मुस्लिमों को कब मिला है, तो वो 1909 ईस्वी में मिला है, 1909 ईस्वी में मिला है। और 1906 ईस्वी में हमारा मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है, ठीक है, और 1909 ईस्वी में पृथक निर्वाचन मुस्लिमों को मिला है। तो ये दो बात को अपने दिमाग में बैठा लेना है। लाला लाजपत राय किस संगठन के एक सक्रिय नेता थे? तो लाला लाजपत राय जो है वो हमारे आर्य समाज के, क्या आर्य समाज के बहुत सक्रिय नेता हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आर्य समाज। और याद करिए आर्य समाज की जो स्थापना है वो दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई है, जहाँ एक ईश्वर नो मूर्ति पूजा, ठीक है, मूर्ति पूजा के ऊपर खंडन करते हैं ये। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक ईश्वर और आर्य समाज इसका राइट आंसर होगा। दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, ठीक है, दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना की है। ये भेदभाव के ऊपर भी बात करते थे, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हुए हमें नजर आते हैं। अब सवाल इकोनॉमिक्स की तरफ कि जब किसी अर्थव्यवस्था पर सीमा पार आर्थिक गतिविधियों और मूल्य हासिल पर विचार किया जाता है तो सम आकलन को डैश रूप से जाना जाता है। इस तरह के आकलन को किस तरीके से जाना जाता है? तो हम लोग इस तरह के आकलन को क्या जानते हैं? इस तरह के आकलन को हम लोग GNP कह के पुकारते हैं, ठीक है, इस तरह के आकलन को हम लोग GNP कह के पुकारते हैं। GST परिषद में कितने सदस्य हैं? GST परिषद 2017 में इसका गठन किया गया था, याद करिए, 2 सेकंड रुकिएगा, ठीक है। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? 2017 में जो इसका गठन किया गया था और हमें कुल मिला के इसमें 33 सदस्य देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें हमें टोटल सदस्य जो हैं वो 33 देखने को मिलते हैं। तो इसमें 33 कहाँ पर है? तो 33 हमारे ए ही नंबर में दिख रहा है और इसका आंसर हम बता ही दिए, GNP होगा, ठीक है। और इसमें 2017 में GST परिषद का ये होता है जिसमें 33 सदस्य हैं, ये भी बात हम लोगों को ध्यान में रखना है। 53 नंबर की तरफ, जनता के हाथ में मुद्रा वाणिज्य बैंक नगद भंडार कहलाता है, इसे उच्च शक्तिशाली मुद्रा भी कहा जाता है। तो ये क्या मुद्रा होती है? देखिए, तुम या तो वित्त मंत्रालय के पास होता है या तो केंद्र बैंक के पास होता है कि जनता के हाथ का जो मुद्रा वाणिज्य बैंक नगद भंडार कहलाती है, या तो ये वित्त मंत्रालय संभालती है या तो केंद्र बैंक संभालती है। तो इन्हें हम लोग मौद्रिक आधार कहते हैं, ध्यान रखना, इसे हम लोग मौद्रिक आधार कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित खुले बाजार के प्रचलन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये हमें बता दें, 2 प्रकार के हालांकि होते हैं। एक मुश्त होता है, एक होता है एक मुश्त, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक मुश्त और एक होता है थोड़ा खुला टाइप।
खुला तय मतलब क्या, पुण्य खरीद, ठीक है। एक होता है पुण्य खरीद, एक होता है एक मुश्त, एक होता है पुण्य खरीद। एक मुश्त किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा, एक मुश्त जहाँ पे स्थायी लेन देन होता है, जहाँ एक स्थायी लेन देन होता है उसे एक मुश्त कहते हैं। और अल्प समय के लिए अगर कोई लेन देन हो रहा है तो उसको पुण्य खरीद में रख देते हैं। तो कितने प्रकार की होती है, ये दो प्रकार हमें देखने को मिलता है, एक मुश्त और एक अल्पकालीन, अल्प समय के लिए पुण्य खरीद में रखा जाता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ हमें देखने को मिलता है, दो तरीके से होता है। ए नंबर उसका राइट आंसर होगा। नीचे दिए गए क्षेत्रों में कौन सा मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है। विदेशी क्या सामाजिक कल्याणों से प्रेरित होगा, नहीं। सहकारी, नहीं, ये भी पूरी तरह। निजी तो कभी नहीं होगा, वो प्रॉफिट के बेस पे सिर्फ होगा। तो क्या होगा, सार्वजनिक। ये हमेशा किस पे फायदेमंद होगा, ये दोनों चीज़ के लिए, मतलब दोनों क्षेत्रों के लिए सामाजिक कल्याण के विचारों के ऊपर बात कर रहा होगा, तो ये सार्वजनिक इसका राइट आंसर होगा। जब उत्पादन शून्य के बराबर होता है तो परिवर्तनशील लागत डैश हो जाता है। जब उत्पादन ही शून्य हो रहा होगा तो परिवर्तनशील क्या हो जाएगा, वो भी हमारा शून्य हो जाएगा, ठीक है, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब उत्पादन शून्य के बराबर होगा तो परिवर्तनशील लागत क्या होगी, वो भी तो शून्य हो जाएगी। जब उत्पादन ही नहीं हो रहा है तो परिवर्तनशील में क्या ही बदलाव होगा। सकल प्राथमिकता घाटा डैश के बीच का एक अंतर है, तो बता दे सकल घरेलू जो ये है हमारा, हाँ, ठीक, सॉरी कॉल आ गया था। बात करते हैं क्या क्या है हमारा उसके ऊपर। तो इसमें क्या होगा, सकल प्राथमिक घाटा डैश के बीच का एक अंतर है, तो ये शुद्ध ब्याज लेनदारी के बीच का अंतर है, ठीक है। तो शुद्ध ब्याज लेनदारी के बीच का एक अंतर हमें देखने को मिलता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका शुद्ध ब्याज लेनदारी मतलब कि सकल राजकोष घाटा और ब्याज प्राप्तियां के बीच का अंतर है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। जब व्यय राजस्व से अधिक जब व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है तो बजट क्या कहलाता है। मतलब यही है कि खर्च ज़्यादा हो रहा है सर, हाँ भैया खर्च ज़्यादा हो रहा है और राजस्व कम है हमारे पास, तब क्या होगा, ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे, घाटा कहेंगे, क्योंकि राजस्व ज़्यादा है और मतलब व्यय ज़्यादा है और राजस्व हमारे पास कम है, इसी कारण से इसे क्या कहते हैं, घाटा कहते हैं। कुछ लोग कौन विशेषण है, कुछ लोग, ये एक संख्या को बता रही है लेकिन अनिश्चित संख्या को बता रही है, एक संख्या फिक्स नहीं है, अनिश्चित संख्या काल को बता रही है, तो ये संख्यावाचक कहलाएगी, ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, अनिश्चित संख्यावाचक, तो संख्यावाचक इसका राइट आंसर होगा। कर्म के आधार पर कितने प्रकार की क्रिया होती है, तो कर्म के आधार पर दो प्रकार की क्रिया होती है, एक आक्रामक क्रिया और एक सक्रमक क्रिया। तो क्या होगा, दो प्रकार की क्रिया होती है, एक आक्रामक क्रिया और एक सक्रमक क्रिया। वाक्य के उस भाग को जिनमें एक से अधिक पद परस्पर सदबंध अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं दे पाते हैं, ये क्या कहलाते हैं। इस प्रकार का शब्द वाक्य नहीं कहलाएगा, संज्ञा नहीं कहलाएगा, सर्वनाम नहीं, बल्कि ये पदबंध कहलाता है, ठीक है। वो एक पद से ज़्यादा हो जाता है लेकिन क्लियर मीनिंग नहीं दे पाता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। सीमा प्लस अंत का संधि विच्छेद क्या होता है, बड़ा इजी सवाल है, तो सीमांत होता है, ठीक है। सीमा प्लस अंत ये क्या होगा, संधि विच्छेद में सीमांत हो जाएगा। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, मतलब वो मेहनती होते हैं। किस वाक्य का उदाहरण है, तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। दो वाक्य इसमें मिला हुआ है, देखिए हम लोग पिछले क्लास में भी कुछ ऐसा ही बात किए थे, जब हम लोग एग्जाम्पल दिए थे तो ऐसा ही एग्जाम्पल दिए थे कि मेहनत करिए नहीं तो फेल हो जाएंगे, इसी प्रकार का वही बात है, पास हो जाएंगे नहीं तो पहले परिश्रम करना होगा, वही सवाल है, मिश्र वाक्य होगा। जहाँ क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, जहाँ क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वो क्या कहलाती है, तो वो हमेशा आक्रामक क्रिया कहलाती है, ठीक है, ध्यान रखना है, वो क्या कहलाती है, वो आक्रामक क्रिया कहलाती है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, ये कौन सी क्रिया है, ये भी हमारी आक्रामक क्रिया है, ठीक है, आक्रामक क्रिया है, कर्म के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कर्ता के ऊपर बस पड़ रहा है, तो क्या होगा, आक्रामक क्रिया होगा। आदर का विशेषण क्या होता है, आदर का विशेषण आदरपूर्वक नहीं, आदरणीय ऐसे नहीं लिखाता है सर, ठीक है, आदरकारी नहीं, आदरणीय होता है, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। स्वागत में कौन सा उपसर्ग है, स्वागत में सु उपसर्ग है, ठीक है, सु मतलब होता है अच्छा,
प्लस आगत मतलब आ रहे हैं, ठीक है। सु प्लस आगत से बनता है, सु प्लस आगत मतलब होता है अच्छे से आए, ठीक है, अच्छे से आ रहे हैं, तो इसका होगा स्वागत होता है। तो इसमें क्या है उपसर्ग, इसमें उपसर्ग सु है। आते हैं भगोड़ा में कौन सा शब्द प्रत्यय है, ठीक है, तो आ प्रत्यय है, ठीक है, आ प्रत्यय है, ध्यान रखना है, भगोड़ा में आ प्रत्यय है। यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किसमें परिवर्तन हो जाता है, ए जो है वो आई में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, ए किसमें परिवर्तन हो जाता है, ए हमेशा आउ में या आई में, किसमें परिवर्तन होता है, ए। हम लोग 68 नंबर छोड़ दिए हैं क्या, 68 नंबर, ए जो है वो आई में परिवर्तन हो जाता है, ध्यान रखना। 68 नंबर हो गया था हमारा, हाँ इसमें आ है, और लास्ट ही क्वेश्चन है 69। अच्छा हमको लगा था हम 68 छोड़ दिए हैं, तो ध्यान रखना इसमें क्या होगा, ये किसमें परिवर्तन हो जाता है, तो ए हमेशा आई में परिवर्तन हो जाता है, तो इसमें क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। 70वें नंबर से कैमरे के किस प्रकार के लेंस उपयोग में लाए जाते हैं, विज्ञान के प्रश्न है, वो आपके साथ मनोज सर लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ इतना ही था, थैंक यू। नमस्कार, ऊंची उड़ान के सफलता सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बिहार कांस्टेबल का सेट नंबर 19 के बारे में, जिसमें मैं आपको साइंस और मैथमेटिक्स कवर करने वाला हूं। इससे पहले आपको सुमित सर और आदित्य सर ने बहुत शानदार तरीके से जियोग्राफी, पॉलिटी, करंट, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ा चुके होंगे। तो चलिए साइंस वाला पोर्शन हम लोग देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। तो कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है, कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग लाया जाता है, ठीक है। कैमरे की बात करें तो उत्तल लेंस हो जाता है, और अवतल लेंस किस में आता है प्रयोग, तो दूरबीनों में। दूरबीनों की बात करें तो इसमें क्या आता है, तो अवतल लेंस प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा दिया हुआ, प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग एसी कहते हैं, ठीक है, और दिष्ट धारा को हम लोग डीसी कहते हैं, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट। अगर बात करें इन्वर्टर का, तो इन्वर्टर क्या करता है, तो ये डायरेक्ट करंट को, ठीक है, डायरेक्ट करंट को डीसी को एसी में परिवर्तित कर देता है, ठीक है, एसी में परिवर्तित कर देता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो एसी के वोल्टता पे ही कार्य करता है, इसको बढ़ाता है और घटाने का काम करता है, दोनों काम करता है ट्रांसफार्मर। और रेक्टिफायर की बात कर लें तो ये क्या करता है, तो ये अल्टरनेटिव करंट को क्या करता है, डायरेक्ट करंट में परिवर्तित कर देता है। और हमारा क्वेश्चन यही है कि प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं, तो वो हम कहते हैं रेक्टिफायर, ठीक है, रेक्टिफायर। ट्रांसमीटर तो सिग्नल से संबंधित है। अब फिर बात कर लेते हैं, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया था। तो ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, ये सर्वप्रथम एडविन हबल ने बताया था कि जितने भी गैलेक्सीज हैं, ठीक है, आकाशगंगाएं हैं, वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। न्यूटन की बात कर लें तो इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था और साथ ही गति का नियम भी दिया था। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। कोपरनिकस ने ब्रह्मांडीय सिद्धांत दिया था, ठीक है, सूर्य केंद्रित सिद्धांत जिसको कहते हैं, सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया था किसने, तो ये दिए थे कोपरनिकस ने। फिर बात कर ले तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो हाइड्रोजन के जो कण होते हैं वो मिल के संलयन करते हैं और उसको हीलियम में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं, नाभिकीय संलयन। तो तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय विखंडन किसमें होता है, तो ये रिएक्टरों में होता है, ठीक है, रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है, माइकल फैराडे का नाम इससे जुड़ा हुआ है, माइकल फैराडे का। आगे हम लोग देख लेते हैं, ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ब्लैक होल के सिद्धांत को एस चंद्रशेखर के द्वारा चंद्रशेखर सीमा तय की गई थी। यानी कहने का इनका सीधा मतलब था कि जो तारे डेड होते हैं तो डेड होने के बाद वो ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाते हैं, उसके लिए इन्होंने एक सीमा तय किया हुआ था, जिसके लिए इनको 1983 में क्या मिला था, तो नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, नोबेल पुरस्कार इनको मिला हुआ था 1983 में। इनको तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक माना जाता है। एच.जे. भाभा हैं, इनको भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक किनको माना जाता है, तो एच.जे. भाभा को माना जाता है। सी.वी. रमन तो रमन प्रभाव से संबंधित हैं, रमन प्रभाव से संबंधित हैं। एच.जे. खुराना का नाम सुना होगा, हालांकि इनको भी एक बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है, किसके लिए, तो अनुवांशिकी कोड के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इनको कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था, एच.जे. खुराना को अनुवांशिकी कोड के लिए कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, ये कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, तो देखिए सोनार जो होता है ना, सोनार के माध्यम से ध्वनि को पानी में समुद्र के अंदर भेजा जाता है और वहां से टकरा के ध्वनि वापस आती है, ठीक है। तो
जाने और आने में जो उनका समय लगता है उस समय को एक रेशियो से कन्वर्ट करके हम पता कर सकते हैं कि ये कितना गहरा तक है, ठीक है, गहरा तक कितना है, तो उसी ध्वनि तरंगों के माध्यम से हम लोग पता कर लेते हैं समुद्र की गहराई। एक और प्रयोग होता है फैदोमीटर, ठीक है, फैदोमीटर भी कहीं कहीं देता है, फैदोमीटर से भी हालांकि समुद्र वगैरह की गहराई मापने के काम आता है। अगर बात कर ले रडार किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो रडार हालांकि वायुयान में और जमीन वगैरह पे ये काम करता है, ये पानी में काम नहीं करता। अल्टीमीटर की बात कर लें तो ये ऊंचाई मापने के काम आता है, समुद्र तल से ऊंचाई मापने के काम आता है अल्टीमीटर। वेंचुरीमीटर क्या है, तो वेंचुरीमीटर किस लिए प्रयोग होता है, तो जो पाइप होता है, ठीक है, पाइप, खास करके पाइप में कोई द्रव कितनी गति से गति कर रहा है वो मापने के लिए इसका प्रयोग होता है वेंचुरीमीटर का। मतलब कोई पाइप है उसमें से पानी हम प्रवाहित कर रहे हैं तो कितना तेजी से प्रवाहित हो रहा है वो मापने के लिए वेंचुरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब बात कर लें कण बोसान नाम का संबंध किस नाम से है, तो कण बोसान, यहाँ पे क्या दिया है, कण बोसान, ठीक है, कण बोसान नाम किनसे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है सत्येंद्रनाथ बोस से, सत्येंद्रनाथ बोस, ठीक है, सत्येंद्रनाथ बोस। अगर बात करें जेसी बोस का, तो जेसी बोस ने क्रिस्कोग्राफ की खोज की थी, क्रिस्कोग्राफ की खोज किसने की थी, तो जेसी बोस ने किया था। न्यूटन का नाम तो कई जगह जुड़ा हुआ है, गति का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम और भी बहुत सारे नियम इन्होंने दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन, इनका नाम सापेक्षता के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, सापेक्षता का सिद्धांत इन्होंने हालांकि दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ठीक है। फिर बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाणु संख्या 11 है तो उसमें होंगे, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो यहाँ क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान संख्या 23 दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ, परमाणु संख्या प्रोटोनों की संख्या ही होती है, ठीक है, परमाणु संख्या और प्रोटोनों की संख्या सेम होता है, तो यहाँ पे हम लोग 11 कर लेंगे और प्लस न्यूट्रॉन, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो उसमें होंगे, तो हमें पता है कि प्रोटोनों की संख्या 11 होगी, ठीक है, तो प्रोटोनों की संख्या किसमें 11 है, मात्र इसमें है, ठीक है, प्रोटोनों की संख्या 11 इसमें है। अब देखिए, अब न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना हो तो 23 में से 11 माइनस कर लेंगे तो 12 हो जाएगा हमारा, क्या न्यूट्रॉन हो जाएगा, तो 12 न्यूट्रॉन है इसमें, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो कभी भी प्रोटोनों की संख्या के बराबर नहीं होता है, ठीक है, ये बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता रहता है लेकिन इसकी संख्या प्रोटोनों की संख्या के बराबर नहीं होता है, तो इससे हमारा क्या आंसर होगा, बी सही हो जाएगा, बी हमारा आंसर सही हो जाता है। फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, संभारकों में डॉट डॉट होता है, संभारक में डॉट डॉट होता है, तो संभारक में क्या होता है, समान भार होते हैं, ठीक है, समान भार संख्याएं होती हैं और भिन्न परमाणु संख्याएं होती हैं, ठीक है, भिन्न परमाणु संख्याएं और यहाँ समान भार संख्याएं होती हैं, तो यही हमारा सही हो जाता है। भिन्न भार संख्याएं किंतु समान परमाणु संख्या किसमें होती है, तो ये समस्थानिकों में होती है, इसे समस्थानिक कहते हैं, समस्थानिक, ठीक है, समस्थानिकों में क्या होता है, तो समान परमाणु संख्याएं होती है और भार जो होता है वो भिन्न होता है। फिर हम बात करें न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी हो जाती है, तो देखिएगा अल्फा बीटा गामा जो होती है ना वो अगर क्रम से दर्शाएं, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, सॉरी ऐसे रहेगा गामा, है ना, तो न्यूनतम पारगम्य से अगर अधिकतम पारगम्य की तरफ जाते हैं तो सबसे न्यूनतम होता है अल्फा में, उसके बाद होता है बीटा में, फिर मतलब इससे ज़्यादा होता है अल्फा में, सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा बीटा में होता है और उससे ज़्यादा गामा में और एक्स किरणों में होता है, एक्स किरणें और गामा किरणों में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, पारगम्यता शक्ति एक्स किरणों में और गामा किरणों में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन न्यूनतम किस में होता है, तो अल्फा में होता है, उससे ज़्यादा बीटा में, उससे ज़्यादा गामा, यानी कि अधिकतम होता है, सबसे अधिकतम एक्सरे और गामा में होता है। तो हमारा न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है ये पूछ रहा है, तो ये कौन सा हो जाता है, तो ये अल्फा किरण हो जाता है, ठीक है, अल्फा किरण हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, तो कोबाल्ट 60 जो है ना वो कैंसर से संबंधित है, जो कैंसर संबंधी कोशिकाएं हमारे शरीर में है उसको नष्ट करने के काम आता है, खास करके गामा किरणें, अल्फा बीटा गामा में यही मात्र गामा किरणें हैं जो कैंसर की कोशिकाएं हमारे शरीर में रहती हैं उनको नष्ट करता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गामा किरणें हो जाएगा। बाकी अल्फा बीटा गामा एक्सरे ये सब कैंसर से लड़ने वाली दवा नहीं है, गामा याद रखिएगा, ये कई बार पूछता है, ये कैंसर से संबंधित है। फिर बात कर लेते हैं शक्कर के घोल में, शक्कर एक है, शक्कर के घोल में शक्कर क्या है, तो देखिए शक्कर का घोल घोल किन से बना होता है, तो घोल को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं, विलयन, ठीक है, विलयन। इसमें क्या होता है, विलयन में पानी होता है और क्या होता है, और शक्कर होता है, तो विलयन तो दोनों चीज मिलकर बना है, पानी और शक्कर, जो घुल जाए, ठीक है, जो घुल जाए उसको हम लोग विलेय कहते हैं, विलेय, और जिसमें घुले उसको विलायक कहते हैं, विलायक, ठीक है, तो पानी जो है वो विलायक हो जाता है और शक्कर क्या हो जाता है, विलेय हो जाता है, यानी घुला हुआ पदार्थ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये घुल रहा है।
और जिसमें घुलेगा वो हो जाएगा विलायक। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा, विलयन में दो चीज़ें, दो या दो से अधिक हो सकता है। ठीक है, जैसे हम नींबू का रस बनाते हैं तो उसमें पानी डालते हैं, नींबू डालते हैं, चीनी डालते हैं, ये सब डालते हैं, तो वो नींबू रस तो हो जाएगा, मतलब नींबू पानी वगैरह हो जाएगा विलयन, लेकिन उसमें का पानी को हम विलायक कहेंगे और नींबू और चीनी को हम लोग विलय में कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह आप पता कर सकते हैं। विलायक क्या है तो पानी है, घुला हुआ पदार्थ क्या है तो शक्कर हो जाता है। ठीक है, और बाकी सब इससे रिलेटेड नहीं है। तो शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या है तो विलेय है, घुला हुआ पदार्थ को ही विलेय हम लोग कहते हैं। फिर हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? ठीक है, ये क्या कह रहा है, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीक होता है, जैसे 118 तत्व हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग पूरा नाम तो लिखते नहीं है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को O से दर्शा देते हैं, और फेरम जैसे लोहा को फेरम कहते हैं, तो लोहा को हम लोग क्या कहते हैं Fe से दर्शा देते हैं, यानी एक रासायनिक प्रतीक सभी तत्वों का दिया हुआ है। तो हालांकि ये देने का कार्य किसने किया था सबसे पहले, तो वो किए थे वर्जिलियस। ठीक है, वर्जिलियस हम देख लेते हैं ऑप्शन में, 82 के बाद आ जाता है 83 यहाँ पे है। ठीक है, 83 वर्जिलियस, ऑप्शन सी सही हो जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाता है। ठीक है, वर्जिलियस। वहाँ पे लुई पास्चर का पास्चुराइजेशन, किंडवन वगैरह से उनका नाम जुड़ा हुआ है। अब देख लेते हैं अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। जीन क्या होते हैं, तो जीन जो होते हैं ना गुणसूत्रों में पाए जाते हैं, तो गुणसूत्रों की इकाई हालांकि जीन ही होता है। ठीक है, अनुवांशिक इकाई जिसको कहते हैं वो जीन ही होता है, तो ये गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। ओके, गुणसूत्र आपको पता होगा कि गुणसूत्र कितने होते हैं हमारे में पुरुष में 46, मतलब महिला पुरुष में 46 होते हैं। ठीक है, 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं। महिला में 22 प्लस XX होते हैं, और वहीं पुरुष की बात कर लें तो 22 प्लस XY होते हैं। ठीक है, 22 प्लस XY ये जोड़े में होते हैं। ठीक है, 22 जोड़ा प्लस XX होता है, इसमें 22 जोड़ा प्लस XY होता है। तो यहाँ पे X पुरुष का X और महिला का X मिल जाते हैं तो बालिका का जन्म होता है, यानी कि फीमेल का जन्म होता है, और वही महिला का X और पुरुष का Y मिल जाते हैं तो ये मेल का जन्म होता है। ठीक है, मेल का जन्म होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें होती हैं? सहचर कोशिकाएं, ठीक है, ये पुष्पीय पौधों में होते हैं, जो पुष्पीय वाले पौधे होते हैं उनमें होते हैं। तो सहचर कोशिकाएं एंजियोस्पर्म में होते हैं, एंजियोस्पर्म पुष्पीय पौधे में होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रकंद का एक उदाहरण, प्रकंद किसका उदाहरण है? प्रकंद अदरक का उदाहरण है। ठीक है, अदरक, हल्दी, ये सब हो गया, हल्दी, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, ये सब प्रकंद का एक उदाहरण है। गाजर, ये तो मूसला जड़ है, जड़ का उदाहरण है। शकरकंद भी एक तरह से जड़ ही है। ठीक है, अपस्थानिक जड़, लहसुन क्या हो जाता है, ये तो एक सल्क है। ठीक है, सल्क है, ये एक तरह से प्रकंद नहीं है, तो अदरक ही हमारा सही आंसर हो जाता है। अदरक, हल्दी, ये सब सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं घटपर्डी के निम्नलिखित भागों में कौन सा घट एक घट में रूपांतरित होता है? तो जो घटपर्डी होते हैं, घटपर्डी एक तरह से कीटभक्षी पौधे होते हैं। कीटभक्षी नाइट्रोजन की कमी की वजह से क्या करते हैं ना, ये कीटों को अपना भोजन के तौर पे एक तरह से नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए उनका शिकार करते हैं। ये घटपर्डी जो होते हैं, घटपर्डी पौधे वो कीटपक्षी होते हैं। इनमें जिन स्थानों पे हालांकि नाइट्रोजन की कमी होती है वहीं पे ये अक्सर उगते हैं, और वहाँ पे नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए ये कीटों का भक्षण करते हैं। ठीक है, तो घटपर्डी यहाँ पे क्या है, तो ये पर्णवृंत, हालांकि पर्णवृंत का हिस्सा हो जाता है। फिर देख लेते हैं लौंग किससे प्राप्त होता है? तो लौंग जो प्राप्त होता है वो फूल की कली को सुखा के प्राप्त किया जाता है। ठीक है, लौंग जो मसालों में अक्सर प्रयोग होता है वो फूल की कली से प्राप्त होता है। आगे हो जाता है अफीम प्राप्त किया जाता है, तो अफीम लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। कौन से लेटेक्स? तो बिना पके हुए फलों के लेटेक्स से, ये दूधिया टाइप का होता है एक। ठीक है, तो उससे प्राप्त होता है बिना पके हुए फलों के। यहाँ पके हुए फलों से नहीं मारिएगा, बिना पके हुए फके, अध पके भी देता है, अध पके फलों से भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन बिना पके हुए पौधों से ही हालांकि दूधिया निकलता है ज़्यादा। ठीक है, पके हुए फलों से तो कम ही निकलेगा। अब देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से हटाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से हटाने का कार्य कौन करता है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या करता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे वातावरण से हटा देता है। बायोडिग्रेडेबल क्या है? तो ये क्या होता है ना कि कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उसको सूक्ष्म जीव एक तरह से किण्वन या अपघटन के माध्यम से खत्म करते हैं, तो वो हो जाता है। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? तो गैल्वेनाइजेशन होता है जैसे इस्पात या लोहे पे जिंक की परत चढ़ाना, ये हो जाता है। फिर देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस में किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो देखिए फोटोसिंथेसिस होता है ना, वो एक तरह से जब हम प्रकाश संश्लेषण, जैसे यहाँ पे 6CO2 प्लस 6H2O है ना, यहाँ पे जब प्रकाश प्लस क्लोरोफिल के माध्यम से
ये तो पौधे भोजन के रूप में लेते हैं, ठीक है, पौधे भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेते हैं, और साथ में जो ये चक्र चलता है ना क्लोरोफिल और प्रकाश के माध्यम से, उसको हम लोग कैल्विन साइकिल कहते हैं, कैल्विन साइकिल, जिसके माध्यम से क्या होता है तो जल और ग्लूकोज वगैरह का निर्माण होता है, जल और ग्लूकोज वगैरह का निर्माण होता है। ये चक्र क्या कहलाता है तो कैल्विन साइकिल कहलाता है। फिर हम लोग देख लेते हैं पारिस्थितिकी, निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो पारस्परिक संबंध किसके बीच होता है पारिस्थितिकी में, तो जीव और वातावरण, ठीक है, जैविक और अजैविक दोनों के बीच होता है। जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग पारिस्थितिकी कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द हालांकि किसमें प्रयोग किया जाता है तो संसाधन में, संसाधन, ठीक है। तो पेस मेकर भी प्रयोग होता है, वर्ड स्टार भी प्रयोग होता है, एमएस वर्ड तो बहुत प्रयोग होता है, ठीक है, बहुत प्रयोग होता है। तो ये सभी हो जाते हैं, हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, उपयुक्त सभी। फिर हम लोग देख लेते हैं याहू, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क। याहू, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क है, ये क्या है तो ये सब इंटरनेट साइट्स हैं, इंटरनेट साइट्स हैं। याहू, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क ये क्या है तो ये सब इंटरनेट साइट हैं। फिर आ जाता है हमारा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स को हम लोग कवर कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ए और बी क्रमशः 30,000 और 24,000 की राशियां एक वर्ष के लिए निवेशित करते हैं। यदि उन्हें इतना रुपये का लाभ होता है तो लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात करना है। तो ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ दिया, इसको बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ए बी, अगर ए को हम लोग एकदम मिनिमम रूप में लाएं जैसे रेशियो वाला में, तो इस ये 3 0 से 3 0 कट जाएगा, ठीक है, और 30 और 24, ये 6 5 30 हो जाएगा, 6 चौको 24, 5/4 के रेशियो में ये आ जाता है। मतलब इस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया था, टोटल प्रॉफिट हुआ है 13,500। तो ये बी का हिस्सा यहाँ पे निकालना है, बी का हिस्सा। तो टोटल से नीचे गुना कर देंगे, टोटल ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, 5 और 4, और यहाँ बी का हिस्सा निकाल देना है, ठीक है, बी का हिस्सा। तो 9 एक में 9, यहाँ पे 4 बचा, 9 5 45, यानी 1500, और 15 चौको 1500, 1500 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 15 चौको 60, यानी कि 6,000 रुपया हमारा आंसर आ जाएगा। 6,000 रुपया हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है, 6,000 हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। आगे की बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल 45 किलोमीटर, स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल 45 किलोमीटर है, ठीक है। स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल 45 किलोमीटर है, यानी लगातार कोई बस चलती है, लगातार कोई बस चल रही है, तो 1 घंटे में 45 किलोमीटर पहुंच जाएगी, 45 kmph, ठीक है। और वही क्या कर रहा है, और स्टॉपेज सहित कुल चाल 27 किलोमीटर है। मतलब अगर रुक के चलती है, यहाँ रुक जाती है, ठीक है, तो फिर ये 27 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो जो रुकने का समय है ना, वो कितना किलोमीटर कम कर रहा है वो हम देख लेते हैं। तो 45 में से 27 अगर हम घटा दें तो कितना हो जाएगा, 15 3 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर यानी कितने मिनट के बराबर होगा वही हम लोग देख लेंगे। तो 1 घंटा में बिना रुके 45 किलोमीटर चल रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, 18/45 अगुणे टोटल 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 9 5 45, 9 दूनी 18, 12 5 60, 12 5 60 और 12 दूनी 24, 24 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा, 24 मिनट हमारा आंसर आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 95 के बाद आ जाता है 96। 96 क्या कह रहा है, तो 25 संख्याओं का औसत 55 है, 25 संख्याओं का औसत 55 है, तो 11 संख्याओं का औसत 51 है, और अंतिम 10 संख्याओं का औसत 56 है। तो 66 70 और दी गई 25 संख्याओं में से शेष 4 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो हम सबसे पहले टोटल संख्या का देख लेते हैं। औसत 55 है और 25 संख्या है, तो टोटल संख्याओं का वैल्यू कितना हो जाता है, कितना हो जाता है, ठीक है, वो देख लेते हैं। 25 संख्याओं का औसत 25 गुणे 55 है ना, कितना हो जाएगा, 25 5 125 और 25 5 125 12 137, ठीक है, 137 यानी 1375 टोटल का वैल्यू आ गया। और इन दोनों को गुणा करते हैं 11 और 51 का, तो कितना हो जाएगा, 11 1 11, 11 5 55 1 56, और फिर 56 और 10 का गुणा कर देते हैं, 56 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 560, ठीक है। तो ये जोड़ लेते हैं, 1 6 6 12 का 2 5 5 10 1 11, यानी अब देखो यहाँ पे 11 संख्या और यहाँ पे 10 संख्या है, यानी 21 संख्याओं का टोटल वैल्यू आ जाता है 1121। लेकिन यहाँ टोटल 25 संख्या है, 4 संख्याएं बच जाती है जो लास्ट में हमको निकालना है, यानी 4 संख्याएं प्लस उसमें ये जोड़ देना है। तो 4 संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 25 संख्याओं में से 21 संख्याएं घटा देंगे, तो 21 संख्याओं का वैल्यू क्या है, तो 1121 है, तो 4 5 254 हो जाएगा। फिर इसमें हम ये दोनों संख्याएं जोड़ देंगे 66 और 70,
तो 6 4 10, 6 5 11 7 18, 1 19 के 9, 2 1 3। ठीक है, अब हमारे पास टोटल संख्याएं कितनी बची हुई है? 4 संख्या ये हो जाती है और दोनों ये 4 2 6 संख्या, 6 संख्या से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, तो 6 6 के 36, 3 बचेगा, 6 5 30, यानी कि 65 हमारा सही आंसर आ जाता है। 65 हमारा सही आंसर आ जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ष पहले साकेत, एक वर्ष पहले क्या दे रहा है? यहाँ देखिए, एक वर्ष पहले साकेत और तिलक की आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 है। 4 साल बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है। तो साकेत की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। यहाँ पे साकेत का दिया हुआ है और तिलक का। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 साल पहले, दो चीजें यहाँ ध्यान देनी है, 1 साल पहले का और 4 साल बाद का। कहाँ गया? 4 साल बाद का, मतलब टोटल 5 साल का अंतर हो जाता है। रेशियो में कितना चेंज होता है? पहले 5:6 था और दूसरा 6:7 हो गया है। यही हुआ है 6:7, और इसमें 5 अंक का परिवर्तन हुआ है एक रेशियो के बराबर। ठीक है, एक। ठीक है, 5 से ये 6 हुआ है और 6 से 7, यानी इसमें एक अंतर 5 के बराबर है ना, 5 के बराबर। तो इसमें भी वही सेम है, एक अंतर 5 के बराबर है। तो साकेत का उम्र निकालना है। तो शुरुआती में तो रेशियो 5:6 था, तो शुरुआत का पहले हम लोग निकाल लेंगे। 5 25 वर्ष हो जाएगा, शुरुआत का 25 वर्ष हो जाएगा। कब? 1 वर्ष पहले उसका उम्र 25 वर्ष था साकेत का, लेकिन यहाँ तो वर्तमान पूछ रहा है ना, वर्तमान। 1 वर्ष पहले इसमें और जोड़ देंगे तो वर्तमान हमारा हो जाएगा, यानी कि टोटल 26 वर्ष हो जाता है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है। आगे का देख लेते हैं हम लोग। आगे क्या दे रहा है? 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका मध्यानुपाती 14 और तृतीय अनुपाती कितना है? तो 4802 है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? मध्यानुपाती निकालने का एक फार्मूला होता है रूट ए बी। ठीक है, रूट ए बी बराबर, तो दिया हुआ मध्यानुपाती का यही होता है। तो 14 यहाँ दिया हुआ है, तो 14 रूट ए बी बराबर 14 हो गया। तो ए बी रूट को अगर हटाएंगे हम लोग, ए बी अगर करते हैं ए बी, तो कितना हो जाएगा? 14 गुणे 14 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 196 हो जाएगा, 196 है ना। हम अगर ए बी बराबर 196 है तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या? बी बराबर 196। ठीक है, 196 ए, 196 ए तो लिख ही सकते हैं, 196 बटे ए। ठीक है, 196, या ए बराबर 196 बटे बी लिख सकते हैं। ठीक है, 196 बटे बी लिख सकते हैं। ए बराबर हम लोग क्या लिख देंगे? 196 बटे बी लिख देंगे। ठीक है, ये एक इक्वेशन अब निकल गया यहाँ पे, है ना। अब एक और हम लोग इक्वेशन निकालते हैं। अब देखिए तृतीय अनुपाती का फार्मूला क्या होता है? तृतीय अनुपाती का, तो तृतीय अनुपाती का होता है बी स्क्वायर बटे ए, और तृतीय अनुपाती का वैल्यू दिया है 4802 है ना। अब देखिए 4802, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? बी स्क्वायर बराबर 4802 गुणे ए कर सकते हैं क्या, है ना। ये आ जाएगा इधर, तो गुणे में हो जाएगा, तो ऐसे लिख दिए। और यहाँ ए का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाले हुए हैं, तो ए का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, है ना। 4802 गुणे 196 बटे बी, यही हुआ है ए का वैल्यू। अब देखिए, अब यहाँ पे तो बी स्क्वायर पहले से ये है और ये इधर जाएगा, है ना, तो बी क्यू हो जाता है, क्योंकि ये नीचे में है तो इधर तो जाएगा, तो इसमें गुणा हो जाएगा। तो बी क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 4802 गुणे 196। ठीक है, इतना हो जाएगा। बी क्यू इतना है, तो बी अगर इसको मिनिमाइज हम लोग करेंगे तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा। ठीक है, 98 आ जाएगा, बी का वैल्यू 98 आ जाएगा। तो बी का वैल्यू तो हमारा निकल गया, 98 इसी में है, लेकिन ए का वैल्यू भी हमको निकालना है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए ए बी बराबर 196 है ना। ए बी बराबर 196 दिया हुआ, यहाँ बी का वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि ये इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ना। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 98 से हम लोग गुणा कर देंगे, ये 2 बार में कट जाएगा, तो ए का वैल्यू क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। ठीक है, ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 98 हो जाता है। यही तरीका है। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ए का वैल्यू क्या हो जाता है? 2 और बी का वैल्यू 98 हो जाता है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है? किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 12 रुपया हो जाएगा। ठीक है, किस राशि पे राशि पूछ रहा है। तो इसका एक फार्मूला होता है, पी राशि को कहते हैं, मतलब ठीक है, पी यानी कि मूलधन को कहते हैं। पी बराबर डी क्या होता है? अंतर कितना दिया हुआ? 12 रुपया दिया हुआ। डी इंटू 100 गुणे 100 बटे आर स्क्वायर, है ना। इस फार्मूला पे रख देंगे। तो ये 2 वर्ष का अंतर पूछे, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 2 वर्ष का अंतर पूछे तो ये फार्मूला होता है। 3 वर्ष का पूछे तो कुछ और होता है, वो कभी दूसरे क्वेश्चन में बताएंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या दिया हुआ है? 12 रुपया दिया हुआ, गुणे 100 बटे आर कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। तो आर कितना हो जाएगा?
10 धाम में आर स्क्वायर है तो 10 धाम में 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट्टी और हमारा आंसर क्या आ गया 1200 आ गया, 1200। ठीक है, पी बराबर यानी कि मूलधन बराबर एक तरह से क्या है 1200, जो किस में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। किसी धनराशि को किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 750% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया है। यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो अर्जित ब्याज इतना रुपया अधिक होता। देखो 4 वर्ष के लिए किया गया है 7.5% पे, ठीक है, वही कह रहा है 5 वर्ष के लिए सेम इसी पे किया रहता, मतलब 7.5% पे, तो इतना प्रॉफिट होता। तो 1 वर्ष, ठीक है, 1 वर्ष मान लो मूलधन x मान लेते हैं, ठीक है, तो ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिंपल सा तरीका है, एक तरीका सबसे साधारण बताते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा 375 बटे, यही मात्र अंतर आ रहा है दोनों सालों में, ठीक है, 1 साल का ब्याज का केवल अंतर आ रहा है। तो 7.5 से गुणा कर देंगे अब बटे 100 तो 100 कर देंगे, ठीक है, 100 कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया। ओके, इससे दशमलव हटाने के लिए एक जीरो यहाँ लगा देंगे और ये कितनी बार में कटेगा, तो 75, 1.5 दूनी 150, 150 300, 375, यानी 5 बार में ये कट जाता है। तो 5 से 1000 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5000 आएगा। सिंपल यही है, ऐसे ही आने तो मेथड से थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है, ठीक है, लंबा चौड़ा हो जाता है। एक जगह चक्रवृद्धि ब्याज ये लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, P प्लस पी आर टी बटे 100 माइनस फिर से P प्लस पी आर टी बटे 100 इक्वल टू इतना करेंगे तब जाके होगा, थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन सिंपल कॉमन सेंस का प्रयोग करें तो यही आ जाएगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह आज का डिस्कशन हमारा समाप्त होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।